हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था द एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था कि आपको एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरीके से रहेगी। थोड़ा सा एक रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था और आपको मैंने बताया था कि वहां पे जितनी ज्यादा मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन भी आपके पास इंक्रीज करेगी। मींस टू से आपके पास जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का वो इंक्रीज करेगा आपके पास, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा मतलब जो गैप था आपके पास, जो ओरिएंटेशन जो आपके पास +1/2 थी एंड -1/2 ओरिएंटेशन थी, उनके बीच में जो गैप था वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी तक मैंने आपके पास दो वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर, क्योंकि आपके पास मैंने आपके पास बताया था कि देयर आर थ्री वर्ड्स, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो तीन वर्ड मेन है यहाँ पे, क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म यूज करेंगे हम यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूज करेंगे, और जो थर्ड वर्ड था रेजोनेंस, वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया है। तो इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि रेजोनेंस को क्लियर करना है हमें, कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए क्लियर करते हैं। इसके लिए हम हेडिंग यूज करते हैं यहाँ पे, क्या, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि किस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। तो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम, और अगर आपने लिखना है और अगर हेडिंग बनाना चाहते हो बना सकते हो, तो क्या, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक रेजोनेंस की बात करता हूं, तो मैं इसको और भी लिख सकता हूं, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस मींस टू से इक्विवेलेंस। आपने पढ़ा है रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस मींस टू से इक्विवेलेंस। तो मतलब अब आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है, और स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो आपके पास न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जब अपनी मूव करता है, रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, देयर विल बी द इंटरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक मोमेंट विद क्या, द मैग्नेटिक मोमेंट विद जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटरेक्शन किसके साथ होगी, जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपके पास जो स्मॉल बार मैग्नेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कौन सा, प्रोटॉन, उसके साथ इस ये इंटरेक्शन होगी। अगर आपके पास में बी नॉट यहां पे देखिए कंसीडर किया है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपके पास मैं मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा हूं म्यू, ये दोनों हैं, तो दोनों एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने की वजह से आपके पास यहां पे जो आपके पास न्यूक्लियस है लिटिल बिट टिल्ट होता है, और वो क्या करता है, प्रिसेस अपने एक्सिस पे करता रहता है, अराउंड किसके होगी ये, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसके अराउंड। थोड़ा सा मतलब आपको अगर मैं इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा है कि क्या एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और ये एक्सिस, अब आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना आपने, कि ये एक्सिस जो है ना, जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये मैग्नेटिक मोमेंट स्वीप करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मैंने लगाया है, या मैग्नेटिक मोमेंट है बाहर से जो मैंने लगाया है, उसके अराउंड क्या करना शुरू करता है, ये प्रिसेस करना शुरू करता है। देखिए यहां पे इस चीज को और बेटर क्लियर करने के लिए मैंने आपको इस छोटी सी एनिमेशन से आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए क्या, कि अब आपके पास मैंने क्या कहा, देखिए आपको पता है यहां पे इसने मैग्नेटिक मोमेंट ये बनाया है म्यू। म्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मैं बता रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अब आपके पास स्पिन क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे बता रहा हूं। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट स्वीप कर रहा है, देखिए इस तरीके से। एनिमेशन में आपके पास क्लियर है कि आपके पास ये स्वीप कर रहा है इस तरीके से। अब ये स्वीप कर रहा है, ये आपके पास एक सर्कल बना रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। जो स्वीपिंग फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास वो क्या है, ओमेगा है। और ये एक्चुअल में ओमेगा जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। और किसकी वजह से ये आई, आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, आपके पास जो न्यूक्लियस का क्या है, सॉरी आपके पास न्यूक्लियस कंसीडर कर लो, प्रोटॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी यहां पे जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्या,
दैट इज ओमेगा, या आपके पास यही हम अगर थोड़ा और बेटर तरीके से एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो बड़ा सिंपल है कि अब आपके पास मैंने क्या किया कि बार मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देयर इज टॉर्क, उस टॉर्क की वजह से अब आपके पास जो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ, उसमें आपके पास क्या करी, यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है जो कि स्वीप कर रही है, ठीक है, अराउंड किसके, जो बाहर से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लगाया है उसके अराउंड, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आपके पास और क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। और ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना ज्यादा मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अप्लाई कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हूं, उतना ही ओमेगा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। कैसे, इस चीज को मैं इससे समझता हूं, देखिए क्या, मैं जब अगर 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो आपके पास 42.6 मेगाहर्ट्ज की इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, या इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे ही मैं इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूं 1.41 टेस्ला तक लेके जा रहा हूं, तो यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्या, आपके पास लार्मर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है अप टू 60 मेगाहर्ट्ज। अब आपके पास सिंपल है क्या कि देखिए आपको समझ आ गया कि यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं क्या, इसी कॉन्सेप्ट को। आपको पता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेडिएशन होती है उसके देयर आर 2 कंपोनेंट्स, वन इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देयर इज, ठीक है, एंड सेकंड इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, जो आपके पास मोड ऑफ प्रोपेगेशन है उसका, या प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में कर रही है उसके भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यहां पे जो आपके पास रेडिएशन है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये किसके साथ ओवरलैप कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है कौन, स्मॉल मैग्नेट जो हमने कंसीडर किया है, या प्रोटॉन जो कंसीडर किया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके साथ ये कंबाइन कर सकता है। अगर एट दैट टाइम अगर वो कंबाइन कर रहा है, तो देयर इज मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। अब यहां पे ये जो एक्सचेंज होता है ये कब होता है, ये एक्सचेंज ओनली तब होगा आपके पास जब आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है, वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू, वो होगी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, जो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडियो वेव की, उसके बराबर। जब ये दोनों इक्विवेलेंस में होगी, तो एट दैट मोमेंट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड देयर इज कपलिंग, मींस टू से आपके पास फ्रीक्वेंसीज के बीच में क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है। तो मींस टू से अब आपके पास यहां पे जब ये एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो वहां पे क्या होगी, ट्रांजिशन 1/2 से हायर स्पिन स्टेट में ये होगी। तो यही इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, क्या कि मतलब अब आपके पास जो दोनों बाहर से अप्लाइड जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ मैच कर रही है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई या लार्मर फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या, जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट की इंटरेक्शन से जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से मैंने अप्लाई करी, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास प्रोटॉन का था, उसकी वजह से। तो ये फ्रीक्वेंसी जब एक किसके, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो आपके पास देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और उस टाइम पर आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और देयर इज ट्रांजिशन इन द स्टेट, दैट इज ओरिएंटेशन जो है +1/2 से कहां जाएगी, -1/2। तो इन आपके पास पिक्चर्स से आपके पास देखिए, इन जो आपके पास डायग्राम्स दिए, इनसे आपके पास ये बड़े इजीली क्लियर हो रहा है। तो होप सो आपको थोड़ा सा लग गया होगा पता। अगर नहीं भी पता चला हो तो प्लीज कमेंट करें नीचे, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की और आपको उससे थोड़ा और अच्छे से बताने की। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। पॉपुलेशन डेंसिटीज का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब आपके पास यहाँ पे बहुत सिंपल है कि अब आपके पास जैसे कि अगर आपके पास +1/2 स्पिन स्टेट बनी थी, जिसकी एनर्जी मैंने क्या लिखी थी, E1 लिखी थी, और आपके पास -1/2 जो स्पिन स्टेट बनी थी और उसकी एनर्जी क्या लिखी थी, E2 लिखी थी, उसमें आपके पास कितने पार्टिकल्स वहां पे आ रहे हैं, डिफरेंट जो आपके पास स्टेट्स हैं उसमें कितने आपके पास पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो हमने उसके बारे में अब थोड़ा सा पढ़ना है।
तो इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं 60 मेगाहर्ट्ज पे चलता हूं या आपके पास 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो आपके पास जो रेजोनेंस होती है, अभी आपके पास मैंने बताया, वो कितनी होती है? 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है। अगर आपके 60 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास वहां पे जो एनर्जी गैप है वो कितना होगा? दैट इज 2.39 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल्स पर मोल। इतना आपके पास एनर्जी डिफरेंस वहां पे रहने वाला है। तो यहां पे अब आपके पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर हम देखें तो ये बहुत कम है, क्योंकि अगर ये कम है तो अब आपके पास मतलब जो रूम टेम्परेचर पे अगर हम एनएमआर ले रहे हैं, ये भी इसको एनर्जी सफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकता है। और आपके पास वो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या हो सकती है? डिफरेंट स्पिन स्टेट्स में ऑलमोस्ट क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है। अगर आपने वेरियस पॉपुलेशन डेंसिटीज निकालनी है तो उसके लिए आपके पास जो एक फॉर्मूला है वो आपके पास मैंने यहां पे लिख रहा हूं। बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है, डायरेक्टली इक्वेशन है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन है। और इसमें आपने क्या लिखना है? दैट इज एन अपर ओवर एन लोअर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई ओवर के टी। या इसको और आगे लिखना है आप डेल्टा डेल्टा ई को लिख सकते हो आप एच न्यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपके पास डेल्टा ई एच न्यू के बराबर होता है। तो आप इसको जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसकी टर्म में भी लिख सकते हो। तो आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू ओवर क्या? के टी। डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, के मॉलिक्यूलर कांस्टेंट, और आपके पास जो T है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कुछ थोड़े बहुत आपके पास फैक्टर्स हैं, आपने काफी हद तक पढ़े हैं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। एन अपर मतलब डेंसिटी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट इज इन हायर एनर्जी स्टेट में है, और एन लोअर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। अब आपके पास यहां पे अगर मैं बात करता हूं क्या कि अगर मेरे को इसमें थोड़ा और आगे मूव करना है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब इसको ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है मैंने क्या कि अगर मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं और इस 25 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे जो पॉपुलेशंस निकालता हूं, मतलब जो हायर स्पिन स्टेट्स में जो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं या हायर एनर्जी लेवल्स में जो पार्टिकल्स आते हैं उसकी बात करता हूं, या लोअर एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं उसकी बात करता हूं, तो वो यहाँ पे रिलेशनशिप से हम निकाल लेंगे और आपके पास जो वैल्यू है वो मैं आपको असाइन कर देता हूं। देखिए कैसे कितनी, अगर आप क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे इस नंबर ऑफ पॉपुलेशंस फाइंड आउट करते हैं अपर स्टेट, तो वो आती है आपके पास अगर 1 मिलियन। मैंने आपको बोला कि अपर जो स्टेट है उसमें आपके पास 1 मिलियन पार्टिकल्स वहां पे अगर हैं, दैट इज 10 lakhs पार्टिकल्स वहां पे हैं अपर स्पिन स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस, तो लोअर स्पिन स्टेट में सिर्फ डिफरेंस आता है ओनली 9 न्यूक्लियस का, मतलब 9 प्रोटॉन थोड़े ज्यादा रहते हैं किसमें? लोअर स्पिन स्टेट में, जिसकी एनर्जी क्या रहती है? लेसर रहती है। जब मैं इसको किस पे 60 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता हूं, तो क्या हुआ कि अब आपके पास मतलब 1 मिलियन 9 न्यूक्लियस, ये 10 लाख 9 न्यूक्लियस जो है दैट इज इन लोअर स्पिन स्टेट। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, कितना आ रहा है? ओनली 9 न्यूक्लियस का डिफरेंस आ रहा है। देयर आर ओनली 9 पार्टिकल्स जो कि आपके पास लोअर स्पिन स्टेट में है, लोअर एनर्जी लेवल में है, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर है, एनर्जी सफिशिएंट है 2.39 इंटू 10⁻⁵ किलो जूल पर मोल प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे इजीली वो क्या कर सकते हैं? हायर एनर्जी स्टेट में इजीली पार्टिकल जा सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं ऊपर से रेडिएशन फेंकता हूं तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन दीज पार्टिकल्स, और ऐसा नहीं समझना कि आपके पास लोअर से हमेशा ऊपर ही जाते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि ऊपर से भी नीचे आ जाए पार्टिकल, तो ऐसा भी होता है। तो मतलब कि अब आपके पास यहां पे एक स्टेट आ सकती है जिसको मैं बोल सकता हूं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ऊपर जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है वो भी बराबर है, नीचे भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो भी क्या है? बराबर है। अगर आपके पास ऐसा होता है तो देयर विल बी नो नेट सिग्नल। क्यों? क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? दोनों में सेम है। तो आपके पास वहां पे क्या रहेगी? वहां पे नो नेट सिग्नल आएगा।
और ये आपके पास जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये तब ऑब्जर्व किया जाता है जब मैं डायरेक्टली आपके पास बहुत हाई आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं या उस पर ऑपरेट करना शुरू कर देता हूं, ठीक है, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस मुझे आती हैं। एक और आपको बताना है क्या, कि अगर हम देख रहे थे कि 1 मिलियन 9 न्यूक्लियस जो थे वो ग्राउंड स्टेट में थे और हायर स्टेट में दे रहा है 1 मिलियन न्यूक्लियस, तो मतलब कि अब आपके पास ओनली 9 न्यूक्लियस हैं या न्यूक्लियाई हैं, सॉरी न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियाई हैं, दैट आर इन ग्राउंड स्टेट। देयर आर 9 मोर न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। तो मीन्स टू से अगर आपके पास मैं इसकी बात करता हूं तो आपके पास क्या हुआ, इसका मतलब देयर इज एक्सेस पॉपुलेशन। ये जो 9 न्यूक्लियाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दीज आर एक्सेस पॉपुलेशन, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपको सिग्नल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब अब मुझे इन 9 न्यूक्लियस की क्या करवानी है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी करवानी है और इन ट्रांजिशंस करवानी है। तो अगर हम ये मैंने आपको बता दिया कि 60 मेगाहर्ट्ज पे ओनली 9 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आपको मैंने बोला एनर्जी गैप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कहां, ग्राउंड स्टेट में। तो मीन्स टू से जैसे जैसे मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स की इंक्रीज कर रहा हूं, तो आपके पास वहां पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इन ग्राउंड स्टेट को क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए, या एक्सेस पॉपुलेशन जो है वो क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। मैं आपके पास एक टेबल आपको दे रहा हूं, आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहा हूं, हायर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए जा रहा हूं, तो आपके पास वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ग्राउंड स्टेट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मींस टू से अब सिग्नल आपके पास मोर प्रोमिनेंट रहेगा और आपके पास रिजल्ट्स आपके पास प्रॉपर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका सिग्नल अच्छा है आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल में क्या है। तो ये बात आपने याद रखना है, तभी तो हम अगर आप नोटिस करते हैं एक्चुअल में आपके पास ओनली 9 न्यूक्लियस होगा, तो आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव चाहिए कि उस सिग्नल को ऑब्जर्व कर सके। तो जैसे जैसे मैं हायर पॉपुलेशन की तरफ जाता हूं तो आपके पास क्या रहता है, अब सिग्नल प्रोनाउंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अब आपके पास क्या कर रहे हैं, उसकी जो है क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट इजिली रीड कर पाएगा कि क्या, कि हमारे पास कितनी एब्जॉर्प्शन वहां पे हुई। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या, तो थोड़ा हायर आपके पास फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करे। तो ये आपके पास थोड़ा सा था। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल आ रही है समझने में तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की। होप सो ये आपको जो इस लेक्चर में एनिमेशन प्रोवाइड की गई है, इससे आपको काफी हद तक काफी चीजें क्लियर होंगी। मैंने आपको एक थोड़ा सा एक और चीज मैंने बताई ना अभी, क्या कि ओनली 9 न्यूक्लियस, ओनली 9 न्यूक्लियाई, किसमें, पर 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। अगर 2 मिलियन न्यूक्लियाई हैं, उसकी मैं बात कर रहा था आपके पास, पर 2 मिलियन न्यूक्लियाई में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देयर इज ओनली 9 न्यूक्लियाई, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं। अगर मैं वैसे करूंगा बात तब तो 2 मिलियन 9 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, पर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं तो पर 2 मिलियन में कितने, अप्रोक्सीमेटली 9 न्यूक्लियाई का डिफरेंस रहता है ओनली। तो अगर मुझे क्या करना हो, मैं 1H1 में बात करूं तो वहां पे तो आपके पास पता है आपको कि वहां पे रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है, उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है। पर अगर मैं वहां से किसी और आइसोटोप पे जाता हूं, जैसे C13 की बात करता हूं, जहां पे रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, आपके पास रिलेटिव अबंडेंस 1.1% है मान लीजिए। अगर वहां पे रिलेटिव अबंडेंस 1.1% है, तो अब क्या होगा हमारे पास, अब मेरे को वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो उतने मिलेंगे ही नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो अब आपके पास वहां पे सिग्नल नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर हायर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज पे जाना पड़ेगा कि वो क्या कर सके, वो डिटेक्ट कर सके वहां पे जो आपके पास जो थोड़े से न्यूक्लियाई एक्सेस पॉपुलेशन है उनको भी क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, और वो इंक्रीज करे क्या, जो आपके पास नंबर ऑफ C13 न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट इन रिलेटिव अबंडेंस क्या 1.1% में प्रेजेंट है, वो इंक्रीज हो जाए क्या, ग्राउंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसमें, और उसकी वजह से आपका सिग्नल ला सके। तो मिस्टर से अब आपको सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स की और इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये आज के लिए आपके पास था। तो आपको होप सो समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज बताएं, ठीक है, कमेंट करें नीचे, हम ट्राई करेंगे उसको और ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
See you next time.